ਹੈਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हरकिरत ਸਿੰਘ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ और मैं हूँ काजल मिश्रा। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਾਦੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਣਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਾਸਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭੋਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੈਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਾਜਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਦੁਵਿਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डाउट भी कहते हैं ਜੀ, ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, जी बिल्कुल। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਏਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਫਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੌਲਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜਨ, ਲਾਈਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਜੇ ਗਲਤ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ एक स्वर्ग भी बन जाती है। इस मसले पे की कहना चाहोगे तुसी? जी, जैसा कि आपने बताया बल साहब कि ये जो युवा अवस्था होते हैं, मतलब जो माइंड में थॉट आते हैं, ये मोस्टली आपने देखा होगा ये युवा अवस्था में ज़्यादा आते हैं। जब एक इंसान, जब एक स्टूडेंट 12th कर लेता है, फिर उस समय तक तो माइंड बिजी रहता है, चाहे 10th करना है 12th करना है, ये टारगेट पता है। हाँ, टारगेट पता है कि वो फैमिली से पहले से ही प्रेशर रहता है कि ये 10th और 12th। उसके बाद जब समझ में आता है कि चाहे इतने सारे कॉम्पिटिशन है और उसमें पेरेंट्स का दबाव जो रहता है, साथ में पेरेंट्स का दबाव रहता है कि नहीं आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, और प्लस कंपेयर भी रहता है। जैसे आप कंपेयर भी कह सकते हो कि नहीं, यहाँ दिमाग में ये भी अच्छा उसने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा ये जो कंपेयर चीजें होती है ना, कंपेयर वर्ड, ये यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है दिमाग में। ये दिमाग में थॉट तरह तरह के आते हैं कि अच्छा मैं ये करूँ, मैं उसको ऐसा करने से ये होगा, उसके ऐसा करने से, तो ये जो चीजें होती है ना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ बट मेरे साथ वाला तो शायद आई थिंक वो बीटेक कर रहा है या फिर एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है या फिर लॉ कर, मैं तो अभी ग्रेजुएशन में बीकॉम में, तो वो चीज होता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, सामने वाला तो वो एक तो होता है ना कि डिमोटिवेट हो जाना, और प्लस पेरेंट्स का अच्छा आप ये कर रहे हो, शर्मा जी के बच्चे, एक जो मोस्टली वर्ड होता है शर्मा जी के बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, आप क्या करो, तो वो जो एज होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ डिसीजन लेना है। कंपेयर मुझे लगता है कि ये अपनी जो कैपेबिलिटी नहीं चेक करते, अपनी कैपेबिलिटी आप चेक करो, अपने बच्चों को भी आप मतलब कंपेयर ना करो। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो डबल माइंडेड चीजें यंगेस्ट में आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप कुछ पेरेंट्स ऐसे भी जो सपोर्ट भी करते हैं, अगर आप उन्हें भी साइड में हटा दो तो सेकंड चीज जो आती है देख करके, अगर आप पिंड में हो या फिर आप शहर में जब जा रहे हो तो वो चकाचौंध वाली दुनिया देख करके ना कंफ्यूज हो जाना कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ, स्टडी करूँ या फिर अपनी जिंदगी जी लूँ। वो भी चीजें हो जाती है। तो एक हो जाता अपने दिमाग है ना, तो कहते हैं कि मन को जो शांत रख ले तो वो चीजें तो हो नहीं पाती हैं। तो मोस्टली यही चीजें चल रही हैं कि जब इंसान किसी चीज से निकलता है तो वो कई सारी चीजें एक साथ देख करके वो कंफ्यूज हो जाता है, तो दिमाग में कई सारी चीजें चलने लगती हैं। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर को साइड में कर दो, कंपेयर मत करो, आप खुद का टैलेंट देखो कि आप क्या कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आप बाहर अगर निकल रहे हो तो आप अपनी जमीन से
जुड़े रहो। आप मतलब ये ना सोचो कि अच्छा मैं गांव से आई हूँ तो मैं इनसे कम हूँ या उनसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे सभी एक जैसे हैं। हम इंसान, सब इंसान है तो सब एक ही जैसे हैं, बस ये है कि कुछ थोड़ा टैलेंटेड होते हैं, कुछ ऊपर लेवल में होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं। तो आप ये सोचो कि आप बन रहे हो, आप मतलब उस दुनिया में जा करके, उस चकाचौंध वाली दुनिया में जा करके आप खो मत जाओ, अपना वजूद मत खो दो। ये चीजें मोस्टली यहाँ से होती हैं। तो ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਬੜਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? डिसीजन तो देखो यही होना चाहिए कि सबसे पहले इंसान तो ये भी हो जाता है ना कि अच्छा दिमाग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता है जी, तो उसमें दिल की सुनी या दिमाग दिल की सुने या दिमाग की सुने, जबकि मोस्टली दिल का काम से ब्लड सर्कुलेशन करना है, लेकिन फिर भी उसे हम नोट कर लेते कि अच्छा हमारा दिल है ये, बट वो आत्मा की आवाज कहा जा सकता है, आत्मा की, हाँ, अपने इंटरनल आवाज। तो कभी कभी वो होता है ना कि इंसान समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो या फिर आपको लगता है कि आप अभी नहीं पहुंचे हो, बट गार्जियन को लगता है कि नहीं आप लाइफ में अब सेटल हो जाओ, उस समय समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम शादी करें या फिर आगे कुछ देखें। वो भी एक दुविधा हो जाती है लोगों को कि करना क्या चाहिए। अच्छा मैंने अभी शादी कर लूं या फिर अभी सबकी हुई है कि नहीं, फिर वो अपने चारों तरफ देखता है कि उनसे कंपेयर होती है। यहाँ पे बात तो लास्ट से, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिर्फ कंपेयर ही होता है। वो अपने अगल बगल के लोगों को देखना स्टार्ट करता है। आप मोस्टली देखे होंगे जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनकी शादी, तो अच्छा इनकी शादी हुई, मेरे किस किस फ्रेंड की शादी, फिर वो काउंट करता है। फिर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो अपने रिलेटिव में जाता है, फिर तो माँ बाप भाई ये उनकी शादी हो गई, बेटा आपने तो नहीं किया। और कुछ तो एक्साइटेड होते हैं कि सबसे पहले मैं शादी कर लूं। हर एक दा अपने अपनी जेडी थॉट्स है, अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में यही करना चाहिए कि हाँ, शादी का डिसीजन एक माँ बाप पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अब ऐसी एज नहीं रह गई है पेरेंट्स की अपने बच्चों की जल्दी शादी कर दें। वो भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा एबल हो जाए अच्छे से तभी मैं उसकी भी शादी करूं। तो हाँ, ये एक चीज, हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पे ध्यान दो, शादी होती रहेगी, आप फिलहाल अपने कैरियर पे अपने फोकस करो, अपने कैरियर पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे पॉलिटिकल बंदे होण, चाहे स्पोर्ट्समैन होवे, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? जी, मुझे तो ऐसा लगता है बल साहब कि कभी भी जो हम अपने आइडियल मानते हैं ना, वो कभी भी एक बॉलीवुड स्टार, मतलब अपना अपना ओपिनियन ऐसा होता है कि क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, अपना आइडियल उन्हें कभी नहीं, अच्छा उन्होंने इस एज में शादी किया तो फिर उनके तो शादी भी होते हैं, फिर उनका डिवोर्स भी होता है, तो वो इसलिए अपने लाइफ में परिपक्व होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। अगर जमा तो रहेंगे, नहीं जमा तो नहीं रहेंगे, या फिर टारगेट में उनके पता है कि किस फील्ड में जाना है, वो है, वो पहले अपना सब कुछ मैनेज करके रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना चाहिए ना कि इंसान को कि हम उनको आइडियल मानने के बजाय, मतलब हम अपने जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड से जुड़े लोगों को आइडियल माने। अगर आप जिस डॉक्टर हो तो आप देखो कि बड़े बड़े जो भी जितने सर्जन हैं वो लोग उन्होंने क्या किया, क्योंकि आप जिस फील्ड में रहोगे, जिस बारे में आपको नॉलेज रहेगा, आप उस बारे में ज्यादा जान मुलाकात करने की कोशिश करो ना लोगों के नाल जेड़ा फील्ड तुसी चुनना, क्योंकि जिस चीज में आपका दिमाग ही नहीं जाएगा, जैसे कि आपका मन कर रहा है कि आप स्पोर्ट्स में जाओ, लेकिन आप देख रहे हो बॉलीवुड को या फिर किसी चीज को, तो आपका दिमाग तो उधर ही रहेगा, फिर घूम फिर के आपको वहीं पे आना। पेरेंट्स ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ US, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ मानते हो ਸਾਡੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन सिस्टम एंड पेरेंट्स? जी देखिए, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को दोषी अगर देखा जाए तो मैं दोषी पेरेंट्स को नहीं मानती, क्योंकि अगर आप एज अ पेरेंट्स देखो तो कोई भी माता पिता ये चाहेगा कि मेरा बच्चा सही दिशा में जाए। वो हमेशा ये चाहेगा कि एक समय में आकर के वो करियर की ऊंचाई पे रहे, तो पेरेंट्स वो गार्जियन के तौर पे वो गाइड करेंगे। बट अगर मधुमक्खी से कोई शहद बनाने का हुनर छीन नहीं सकता, ये तो आप जानते हो। तो इसलिए अगर एक एज के बाद जाने के बाद ना वो प्रेशर खत्म हो जाता है, वो बस दिमाग में रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा अपने अंदर की काबिलियत समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि अच्छा नहीं मेरा टैलेंट तो सिंगिंग में है, उसे ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। और कभी कभी आप बहुत सारे ऐसी चीजें देखे होंगे कि पेरेंट्स के दबाव में भी वो अच्छी चीजें कर लेता है। तो मैं पेरेंट्स को ज्यादा गलती देना मैं नहीं समझती, क्योंकि आप एज अ पेरेंट्स इंडियन में आप देखोगे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत दिशा नहीं देगा। वो नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा अच्छा ठीक है। सारे कुछ नहीं ना होंगे, कई प्रेशराइज कर देने भी। प्रेशर एक वही मैं कह रही हूँ ना कि कंपेयर और प्रेशर ना करो। आप अपने बच्चों को समझाओ, आप उन्हें सही गाइड करो, बट उनके आप टैलेंट देखो कि उनका टैलेंट किस चीज में है। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸੁਸਾਇਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ % ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ है। बट वही स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया ना कि कंपेयर और प्रेशर ये चीज तो हटा देनी चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड डील करो। आप उन्हें 12th के बाद बहुत सारे एजुकेशन काउंसलर हो गए, आप उन्हें काउंसलर के पास ले जाने के पहले उन्हें खुद काउंस करो। आप उन्हें खुद से जानो कि आपका बच्चा किस फील्ड में, आप उन्हें हम काउंसलर के पास भी जाते हैं तो वो हमें सजेशन देते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, बट वो प्रेशर नहीं करते। तो पेरेंट्स को भी जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा ही बनना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाए कि देखो ऐसे फील्ड में जाने से ये चीज होगा, बट हाँ उनके टैलेंट को भी देखे, उन्हें प्रेशर नहीं करना चाहिए। कंपेयर और प्रेशर ये दो चीजें तो मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी वो करना चाहिए। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी स्पिरिचुअल तो आप एक तरह से देखा जाए तो वो हर में है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हर धर्म में है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है। आप ये चीज तो मानते हो। अगर मेरा मतलब मानना है कि अगर आपको शांति कहीं भी मिले, आप एक पल की शांति खुद के साथ भी दो, आप खुद से बातें करो, क्योंकि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अंतरात्मा होती है। जब वो एक शांति के साथ, चाहे वो शांति आपको गुरुद्वारे में मिले, दरगाह में मिले, मंदिर में मिले, चर्च में मिले, आपको जहां भी मिले, आप उस शांति को तलाशो कि वो शांति आपको कहाँ मिलेगा। ये बंद कमरे में भी मिल रही है तो आप पहले वहां पे बैठो और खुद से बातें करो। खुद से बातें करने से कभी कभी इंसान को ऐसा करता है कि उसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं जिसमें वो उलझ के रह जाता है। अगर वो उसे लगता है कि नहीं ये चीज करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि आप अकेले बैठे हो तो अगर आप दिन भर में जो भी गलतियां करते हो ना, तो आप उस टाइम तो आपको लगता है कि गलती नहीं है, बट आप अकेले जब बैठो तो लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मेरी गलती थी, या सौण तो पहले कहते एनालाइज करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। वही चीज तो सबसे पहले तो आप खुद से अपनी अंतरात्मा में देखो, खुद से 2 पल समय खुद को दो। आप कहीं दूसरों को देने के बजाय दोस्त यार कहीं किसी मोबाइल या वगैरह, आज तक को मोबाइल इतना ऐसे हो गए फोन वगैरह कि इंसान खुद में, हाँ सोशल मीडिया जिस इंसान खुद में ही उलझ के रह गया। तो सबसे पहले 2 मिनट का समय, ज्यादा नहीं, दिन भर में 24 घंटे में 2 मिनट का समय खुद को दो।
आपको शांति मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगता है कि अगर एक बार आपको शांति मिल जाती है ना, फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि दर दर कहीं भटकने की जरूरत है जी। तो वो शांति आपको परमात्मा से, अपने आप से, अपनी आत्मा से वो मिल ही जाती है। तो स्पिरिचुअल हमारे लाइफ में तो महत्व रखते ही रखते। ਕਾਜਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। नमस्कार।